हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं धर्मेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका प्रथम नीट मास्टर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और लगभग ये चैप्टर्स जो है वो फिनिश्ड कर चुके हम। फिर भी उसमें हम देख रहे हैं कुछ ऐसी टर्म्स जो यूज करेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स में आपको यूटिलाइज होगी और यूज होगी, वो वहां पर आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए फिर भी हम देखते हैं कि क्या चीजें होती है और किस तरह से आप इनको डिफाइन करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बेटा? आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इक्विवेलेंट वेट के बारे में। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं कि क्या होता है इक्विवेलेंट वेट और किस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। किसकी बात करना चाह रहे हैं बेटा हम? इक्विवेलेंट वेट के बारे में। तो ये जो इक्विवेलेंट वेट है इसका क्या मतलब होता है, देखें किसकी बात करना है हमें? इक्विवेलेंट वेट के बारे में। किस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं या क्या होता है इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट वेट वाली चीजें दोनों आएगी ना। या तो इक्विवेलेंट वेट या फिर एक और टर्म्स हम पढ़ेंगे बेटा, कौन सी? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो बेसिकली ये होता क्या है? तो उसका कहना है इक्विवेलेंट क्या है? ये किसी भी सब्सटेंस के बारे में बताएगा इंफॉर्मेशन। किसके बारे में बताएगा? सब्सटेंस के बारे में। अब ये सब्सटेंस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा होगा? तो उसका कहना है इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है कि अगर आप किसी सब्सटेंस की रिएक्शंस करवाओ। क्या कह रहा हूं बेटा मैं? अगर आप किसी सब्सटेंस की क्या करवाओ? रिएक्शंस कराओ। तो वो रिएक्शंस करेगा तो या तो कंबाइन होगा, अगर वो रिएक्शंस करेगा कोई भी सब्सटेंस है, या ऐसा लिखता हूं मैं, देखें अगर आपके पास में कोई भी क्या है, सब्सटेंस है, अब उस सब्सटेंस का आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट। तो आप क्या करो, दो चीजें कर लो, या तो दो भी चीजें नहीं, आप क्या करो, उसकी रिएक्शंस कराओ। ठीक है, आपने उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आप क्या करो, उसकी रिएक्शंस कराओगे। अब रिएक्शन जो है वो दो तरह की हो सकती है। रिएक्शंस जो है वो कितनी तरह की हो सकती है बेटा? दो तरह की हो सकती है। या तो जो सब्सटेंस है वो कंबाइन हो जाएगा, या फिर वो सब्सटेंस क्या कर देगा, उसको रिप्लेस करना शुरू कर, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगी। या तो वो कंपाउंड जो है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करना शुरू करेगा, या फिर वो उस कंपाउंड के साथ में क्या होगा, एडिशन, कंबाइन होना शुरू होगा। दो तरह की चीजें होगी। ठीक है, जिस सब्सटेंस का भी आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, आप उसकी रिएक्शंस कराओगे तो या तो कॉम्बिनेशन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा। अब कॉम्बिनेशन या डिस्प्लेसमेंट के थ्रू आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? बाय डिस्प्लेसमेंट के थ्रू आपको क्या रिएक्शंस मिलेगी। तो अगर वो सब्सटेंस क्या करे, अगर मैं रिएक्शंस करूंगा किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ। तो अगर वो हाइड्रोजन का कितना 1.00 जो उसका एटॉमिक मास है, जो उसका एटॉमिक क्या हो बेटा, मास हो, तो अगर वो हाइड्रोजन को कितना रिप्लेस कर दे, 1 ग्राम, या हाइड्रोजन के साथ में कितने अमाउंट में रिएक्शंस कर ले, अब दोनों की चीजें एक ही है। ठीक है, तो कितना रिप्लेस कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो भी हम बोलेंगे 1 ग्राम या 1.00 होता है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एटॉमिक मास जो है वो कितना होता है, 1.008 ग्राम। तो या तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करके कंबाइन या रिएक्शन कर ले, कितने से? 1.00 ग्राम हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन जरूरी है, या फिर वो क्या कर सकता है कि 1.008 ग्राम रिप्लेस, डिस्प्लेस कर दे उसको। ठीक है, तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट। तो इस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट हो गया, किससे डिफाइन कर लिया आपने? हाइड्रोजन से। तो उसका कहना है कि हाइड्रोजन से नहीं, आप क्लोरीन से भी डिफाइन कर दो। हाइड्रोजन नहीं, आप किससे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? क्लोरीन से भी। तो या तो वो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बोले तो क्लोरीन का एटॉमिक मास अगर आपको याद है तो 35.5 होता है, यानी कि वो क्लोरीन के साथ कितने से कंबाइन हो जाए, 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर ले, या क्लोरीन से रिएक्शंस करके या कोई भी सब्सटेंस रिएक्शंस करके कितना रिप्लेस कर दे, डिस्प्लेस हो जाए वो 35.5 ग्राम क्लोरीन, 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ, या इतना पार्ट जो है वो क्या करते, उसको रिप्लेस करते, इतना पार्ट जो है वो क्या कर दे बेटा, उसको
रिप्लेस कर दे। क्या और भी इसके अलावा कुछ यूज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो ना, और भी इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप सिल्वर ले तो सिल्वर का 108 ग्राम या 108 1008 पार्ट्स बाय सिल्वर, ठीक है, 108 ग्राम सिल्वर या 108 पार्ट्स बाय सिल्वर। ध्यान देने वाली बात सिर्फ यहां पर यह है कि ऑक्सीजन जो है वो बोलता है वो कितना, 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कितना बोलता है बेटा, सिर्फ वो 8 ग्राम बोलता है। जबकि होना क्या चाहिए था, जबकि होना क्या चाहिए था बेटा, एक ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 16, तो 16 होना चाहिए था, लेकिन 16 न होते हुए वो कितना बोल देता है, तो 8 ग्राम ही बोलता है। ध्यान रखें। देखें अब इसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो अगर हम देखें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का रिएक्शंस क्या होगा कि एक ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जनरली एक्सेप्ट करने की चाह रख रहा है और वो कन्वर्ट होता है बेटा किसमें, O-2 में। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर सकता है, गेन और कन्वर्ट होगा किसमें, O-2 में। अब एक ऑक्सीजन के लिए मैं अगर मैं बोलूं तो कितना हो गया, 16 ग्राम, 16 ग्राम, एक एटॉमिक मास जो है वो कितना हो गया, 16। बट ये 16 ग्राम ऑक्सीजन को कन्वर्ट होने में, O-2 कन्वर्ट होने में कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी, तो आप यहाँ पे देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत रिक्वायरमेंट है। कितने मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है बेटा, 2 मोल। तो ऐसे तो फिर अलग अलग के लिए अलग अलग हो जाएगा, तो मैं डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा किसको, इक्विवेलेंट वेट को। भाई जब भी कोई चीजें मुझे स्टैंडर्ड या डिफाइन करना है तो मैं सबको एक ही कैटेगरी में रखूंगा ना। अब ऐसे तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन हाइड्रोजन 1 ले रहा है, सिल्वर 1 ले रहा है, क्लोरीन 1 ले रहा है या दे रहा है, तो ये चीजें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इसलिए जब भी हम डिफाइन करेंगे तो किसके लिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए। कितने के लिए डिफाइन करूंगा बेटा मैं, 1 मोल के लिए। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब अब इसका हाफ कर दूं 8 ग्राम। 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन है तो फिर मैं क्या करूंगा बेटा, इसका हाफ ही करूंगा। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं यहाँ पर, है ना। ये जो है ये क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन के केस में क्या बोलता है वो, 8 ग्राम, है ना। ऑक्सीजन जो है वो कितना रिप्लेस होना चाहिए बेटा, 8 ग्राम रिप्लेस होना चाहिए। चलिए अब अगर हमें कैलकुलेट करना है किसको, अगर हमें कैलकुलेट करना है बेटा किसको, इक्विवेलेंट वेट को, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। तो अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान रखें डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग भी क्या बोल सकते हैं हम, कितने से रिप्लेस हो जाए या कितने से रिएक्ट कर ले। तो 1.008 ग्राम हाइड्रोजन, 108 ग्राम सिल्वर या 35.5 ग्राम क्लोरीन या 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट कर सके। चलिए अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है फॉर्मूला कि किस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखना चाह रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ, क्या देखना चाह रहे हैं बेटा हम, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। किस तरह से आप इस इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं मैं। इक्विवेलेंट वेट को हम जनरली क्या लिख देंगे बेटा, EQWT, इक्विवेलेंट वेट। क्या फॉर्मूला है या क्या बोलता है ये, कि जब भी हम इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो किसके बारे में होता है या क्या इंफॉर्मेशन देगा आपको। इक्विवेलेंट वेट बताता है आपको किसके बारे में, इक्विवेलेंट वेट जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा आपको, कितना रिएक्शंस में बन चुका होता है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, देखें। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू, फॉर्मूला है क्या है हमारे पास में, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू क्या आ रहा है, मोलिकुलर मास या फिर हम बोलते हैं मोलर मास, मोलिकुलर मास या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं बेटा, मोलर मास, डिवाइडेड बाय क्या होता है, एन फैक्टर। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो है वो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, एन फैक्टर, या इसको जनरली क्या बोला जाता है, वैलेंसी फैक्टर, है ना। एन फैक्टर जनरली जो है वो क्या याद रखें बेटा आप, वैलेंसी फैक्टर होता है। बस अगर ये आप इजीली फाइंड आउट कर लिया तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, इक्विवेलेंट
वेट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला आया है? तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू फॉर्मूला आ गया आपके पास में, क्या? मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या है? एन फैक्टर। इससे आप इक्विवेलेंट वेट आसानी से इजीली फाइंड आउट, कैलकुलेट, निकाल सकते हैं। अब सब कुछ सही है सर, मोलिकुलर मास या मोलर मास तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। बस दिक्कत किसकी है? एन फैक्टर की है। मेन जो प्रॉब्लम है बेटा वो किसकी है? एन फैक्टर की। अगर हमें एन फैक्टर पता चल जाए तो बाकी सारी चीजें हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। मेन जो है वो क्या है? एन फैक्टर। क्योंकि अगर एन फैक्टर निकाल लिया तो आप बाकी सारी चीजें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तब हम देख रहे हैं कि एन फैक्टर अगर मुझे निकालना हो, किसके लिए? फॉर एसिड। कि एसिड अगर आपको कोई भी गिवन है और उसके लिए आपको फाइंड आउट करना है किसको बेटा? एन फैक्टर को। तो एन फैक्टर फॉर एसिड जो है वो क्या होता है? एन फैक्टर फॉर एसिड जो है वो किसके बराबर होता है बेटा? बेसिसिटी के बराबर होता है। एन फैक्टर जो है वो किसके बराबर आता है? एसिड का बेसिसिटी के बराबर होता है। सर ये बेसिसिटी क्या? बेसिसिटी क्या होती है? देखो, हमें जनरली ये पता होता है या हमें ये पता है कि एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई? H प्लस को डोनेट करते हैं। एसिड जो है वो क्या करते हैं? H प्लस को डोनेट करते हैं। जैसे अगर आप बोलेंगे कि HCl है सर, तो HCl को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या टूटेगा? H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में टूट रहा है। तो इसने क्या करा? इस H प्लस को डोनेट किया। इस H प्लस को क्या किया है बेटा? इसने डोनेट किया है। ठीक है, तो यही जो है टेंडेंसी, ये क्या कहलाती है? बेसिसिटी कहलाती है। या फिर अगर मैं बोलूं जैसे, और आपको पता है H2SO4 है अगर, तो H2SO4 पहले टूटेगा HSO4 में, फिर और टूटेगा, तो अपन डायरेक्टली लिख रहा हूं कि 2H प्लस प्लस क्या बना रहा है बेटा? ये SO4 माइनस 2 क्या बना रहा है? SO4 माइनस 2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है? H प्लस डोनेट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है? H प्लस डोनेट कर रहा है। मतलब एसिड वो होते हैं जो नंबर ऑफ H प्लस आयन जो है वो क्या करते हैं बेटा? ये डोनेट करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, तो बेसिसिटी वही चीजें होती है। बेसिसिटी इक्वल्स टू क्या है? नंबर ऑफ H प्लस आयन। क्या बोल रहा हूं मैं? नंबर ऑफ क्या है बेटा? H प्लस आयन जो रिलीज कर रहा हो, डोनेट कर रहा हो, जो क्या कर रहा हो? रिलीज कर रहा हो, डोनेट कर रहा हो। कौन? एसिड। तो इट्स रिलीज्ड बाय एसिड। जो भी एसिड है वो एसिड कितने H प्लस डोनेट कर रहा है उसी को, है ना, एक एसिड के द्वारा, है ना, ये भी ध्यान रखें। एसिड जो है वो हमारा कितना होना चाहिए बेटा? एक। रिलीज बाय एन एसिड। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? बेसिसिटी। और बेसिसिटी जो है वही क्या है? एन फैक्टर होता है किसका? एसिड का। कि किसी भी एसिड का एन फैक्टर जो है वो क्या है? बेसिसिटी है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपसे पूछ लेता HCl के लिए एन फैक्टर कितना है, तो आप बोल दोगे कि एक ही डोनेट कर रहा है तो 1 हो गया। H2SO4 के लिए अगर आपसे पूछता तो आप बोलते कितना? 2 बोल सकते हैं। H2SO4 के लिए अगर आपसे पूछ लेगा तो आप कितना बोल दोगे? 2 बोल दोगे। ठीक है, तो अगर आपको इसके इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो क्या करोगे? मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 2 करेंगे। देखें, अगर आपसे क्या बोलते हैं हम? इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको क्या निकालना हो? इसके इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो क्या करोगे? देख लो, क्वेश्चंस बोल रहा है क्या फाइंड आउट करना है आपको? इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। H2SO4 के क्या कैलकुलेट कर लो भाई? इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लो। तो आप क्या करोगे? इसका मोलिकुलर मास निकाल लो। तो मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 कितना आता है बेटा? एक हाइड्रोजन का एक, दो के कितने हो गए? 2, 2 प्लस एक सल्फर का कितना हो गया? 32 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितने हो गए? 4। तो ऐसे अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। अब हमें पता है कि सर इक्विवेलेंट वेट, है ना, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू क्या होता है? तो मोलिकुलर मास यानी कि 98 डिवाइडेड बाय क्या होगा? उसका एन फैक्टर। अभी निकाला हमने, एन फैक्टर जो है वो कितना हो गया? 2।
यानी कि इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो कितना आएगा बेटा 49 आएगा। इक्विवेलेंट वेट जो है वो कितना आएगा बेटा इसका 49 आएगा। चलो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं सर कि अगर डायरेक्टली दिख जाए आपको तो बता दोगे, तो इससे तो आप ये अंदाज लगा लोगे सर HCl के पास में एक H है, इसका मतलब एन फैक्टर 1 है। सर H2SO4 के पास 2 H है तो क्या एन फैक्टर 2 है? हाँ, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है जिसमें H की संख्या आपको दिखे ज्यादा लेकिन उसका एन फैक्टर जो है वो क्या हो जाए, कम भी हो जाए। तो अब जो मैं बोल रहा हूं उनके एग्जाम्पल को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे तो पी ब्लॉक में आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर तो इजीली समझ में आएगा, या फिर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना दूंगा। देखिए किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक होते हैं H3PO4, एक हम बोल रहे हैं H3PO3, एक हमने बोला H3PO2 है। ये स्ट्रक्चर इनके, स्ट्रक्चर क्या फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इनके जो एन फैक्टर हैं वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, या इनके एन फैक्टर कौन से आ रहे हैं। तो एन फैक्टर बेसिकली क्या बोला हमने बेटा, जितने भी ये H प्लस आयन को क्या कर दे, डोनेट कर दे। एन फैक्टर हमने क्या बोला, जितने भी ये H प्लस आयन को क्या कर दे, डोनेट कर दे। अब H प्लस कौन सा डोनेट होता होगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस वाले से अटैच्ड हो, या आप तो ऐसा ध्यान रख लो ऑक्सीजन से अटैच हो यहाँ पर, तो ठीक है। यहाँ पर तो आप क्या बोल सकते हैं, वह हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हो। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये पी डबल बॉन्डेड हो, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है ही सही किसका बेटा, फास्फोरस का। तो जब भी आपको फास्फोरस का स्ट्रक्चर बनाना हो, ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना, तो क्या बनाएंगे हम, पी डबल बॉन्डेड O और इससे जुड़ी हुई चीजें, पी जो है वो डबल बॉन्डेड O और इससे जुड़ी हुई चीजें, ठीक है। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसके बाद रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखे, जैसे H3PO4 में P और O तो यूज हो गए, अब बच्चे आपके पास में 3 ऑक्सीजन और 3 बचे हैं कौन, हाइड्रोजन भी। अब 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, तो क्या करूं मैं, 3 जो है वो क्या लगा दें, 3OH लगा दो। क्या लगा दो आप, 3 जो है वो क्या कर दो बेटा, OH लगा दो। अब आप देखो यहां से, ये वाला H भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये वाला H भी ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये वाला H भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये तीनों ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो है उनका डोनेशन हो सकता है, रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो एन फैक्टर आता है वो कितना आता है बेटा, 3 आता है, ठीक है। इसका एन फैक्टर जो आता है वो कितना आता है, 3 आता है, 3 आता है। चलिए अब यहाँ पे देखो पी डबल बॉन्डेड हो तो यूज हो गया। अब बचे आपके पास में 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है। कैसे जोड़ू मैं, अगर आपने यहाँ पर एक H जोड़ दिया, हो गया। अब बचे हैं 2 ऑक्सीजन आपके पास, तो एक OH से जोड़ना, दूसरा फिर जो है वो जुड़ा हुआ हो किससे, OH से। इसका मतलब आप बोलोगे सर ये हाइड्रोजन भी डोनेट हो सकता है और ये हाइड्रोजन भी डोनेट हो सकता है। इसका मतलब इसका एन फैक्टर जो है वो कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास एक ऑक्सीजन तो पी डबल बॉन्डेड O में यूज हो गया बेटा, बचा हुआ कितना है, एक है। अब ये जो एक ऑक्सीजन होगा ये, और इसके साथ में मैं क्या जोड़ दूं, हाइड्रोजन। तो बाकी तो हमारे पास अब ऑक्सीजन बचे नहीं, तो अब कौन जोड़ूंगा, हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो क्या हो सकता है, डोनेट हो सकता है। तो आप बोलोगे सर इसका एन फैक्टर जो है वो कितना है, तो 1 हो चुका, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना है हमें, क्या, फास्फोरस के एसिड का ध्यान रखना है कि कितना इनका एन फैक्टर है। या और अगर आप देख रहे हो तो देखो, अगर ऑक्सीजन 4 है तो 3 है एन फैक्टर, अगर 3 है तो 2 है एन फैक्टर, अगर 2 है तो 1 है एन फैक्टर, ठीक है। लेकिन इन तीनों का है नहीं, तो हर जगह आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन से कनेक्ट कर लो, 5 ऑक्सीजन सर एन फैक्टर 4, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखे, ऐसा नहीं होता है। चलिए अब मुझे बताओ, अगर कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टीज जो है वो कब शो होती होगी, कोई भी कंपाउंड एसिडिक कैरेक्टर कब शो कर सकता है। क्या ये अगर मैं प्योर HCl ले लूं तो कन्वर्ट हो सकता है क्या H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, नहीं हो सकता। क्या ये कन्वर्ट हो सकता है बेटा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, नहीं हो पाएगा ना। मतलब आप क्या करो, इसको डिसोल्व करना पड़ेगा, है ना। अगर आप इसको क्या करें, डिसोल्व करना पड़े तब कहीं जाके चीजें होगी। देखो तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, बोरॉन, और उससे जुड़े हुए कितने हैं, 3 OH है ना। बोरॉन फैमिली, बोरॉन बोरॉन फैमिली में बोरॉन की वैलेंसी कितनी है बेटा, 3 है, और 3 है तो ये दिख ही रहा है,
तो अब यहाँ पे BOH जो है वो कितना है, होल ट्वाइस है। अब ये तो सब बेसिक हो गया है ना। तो आप बोलोगे सर ये BOH से जुड़े हुए कितने हैं, 3, इसी को ऐसा लिख दिया मैंने। तो आप बोलोगे ये जो नेचर है ये कैसा होगा, सर ये तो बेसिक नेचर से होगा, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन डोनेट करने वाली टेंडेंसी नहीं है, मतलब ये नॉन प्रोटिक है। क्या है ये बेटा, कैसा है ये, नॉन प्रोटिक। लेकिन ये कैसा है, मोनो बेसिक होता है। नॉन प्रोटिक है, मोनो बेसिक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, मोनो बेसिक, बेसिसिटी तो निकालनी है, मतलब ये एक H+ कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा बेटा, डोनेट कर रहा होगा। देखो अब इसमें क्या रिएक्शंस होती है, ये जो BOH है कितने हैं बेटा, 3 है। अगर मैं इसको डिसोल्व कर दूं किसमें, वाटर में, OH में, डिसोल्व कर दूं किसमें, OH, वाटर में। तो वाटर को जब हम ब्रेक करेंगे, तो वाटर को जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रखेगा, और यहां पर ये जो H है ये कौन सा चार्ज रखेगा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। तो एक प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और एक जो है वो किस में होता है, माइनस में कन्वर्ट होता है। माइनस वाले के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो बोरॉन के पास में क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, और ये एक बॉन्ड बना सकता है। तो कुल मिला के ये बोरॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH4 में, ठीक है। प्लस यहां से अब अगर आप देखोगे तो रिलीज कर रहा है ये किसको, H पॉजिटिव आयन को, ठीक है, H पॉजिटिव आयन को। इसलिए इसका N फैक्टर जो है वो कितना होता है, 1 होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि ये जो गिवन कंपाउंड है हमारा, ये किस कैटेगरीज में आता है, ये आता है आपका नॉन प्रोटिक मोनो बेसिक में। प्रोटॉन डोनेट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे आप इसको वाटर में डिसोल्व करोगे ये क्या हो जाएगा बेटा, मोनो प्रोटिक हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आप N फैक्टर निकाल सकते हैं किसका बेटा, एसिड का। किसका N फैक्टर निकाल सकते हैं, एसिड का। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेशन देखते हैं हम, कि अगर हमें N फैक्टर निकालना है, N फैक्टर फॉर बेस, अगर मुझे बेस के लिए N फैक्टर निकालना है तो उसको लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, एसिडिटी। N फैक्टर फॉर बेस जो है उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है बेटा, एसिडिटी। अब सर ये एसिडिटी क्या होती है, क्या होता है एसिडिटी। तो आपको पता है बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, जनरली OH नेगेटिव आयन को डोनेट करते हैं, है ना। OH नेगेटिव आयन को जनरली वो क्या कर देते हैं बेटा, डोनेट करते हैं। तो जैसे अगर हम बोले NaOH है, तो ये जो NaOH है ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होके कन्वर्ट होगा बेटा किसमें, Na+ में, और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ। NaOH को अगर आप ब्रेक करेंगे तो Na+ में और OH किस में टूटेगा, नेगेटिव में टूटेगा। तो यहां पर क्या डोनेट कर दिया इसने, OH नेगेटिव आयन जो है वो क्या कर दिया बेटा, डोनेट कर दिया। क्या कर दिया इसने, OH नेगेटिव आयन जो है वो क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। ऐसे ही अगर आप कोई सा भी बेस ले तो बेस की प्रॉपर्टीज क्या है, बेस की प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे अगर हम बोलते हैं बेरिलियम का, BaOH जो है वो कितना है बेटा, होल ट्वाइस है। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये किस में टूटेगा, Ba जो है वो किस में टूटेगा बेटा, +2 में। और आपको क्या दे देगा, दो जो है वो क्या मिलने वाले हैं, OH नेगेटिव आयन, मतलब 2 OH नेगेटिव दे रहा है। तो जैसा हमने एसिड में डिफाइन किया था, नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज बाय एन एसिड, वही तो थी उसकी क्या, एसिडिटी। ऐसे यहां पर मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज्ड बाय एंड बेस। एक बेस के द्वारा कितने OH नेगेटिव आयन जो है वो क्या हो रहे हैं बेटा, रिलीज हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, बेसिसिटी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी एसिडिटी बोलते हैं। और यही उसका क्या हो जाएगा, N फैक्टर होगा। यही जो है वो उसका क्या कहलाता है बेटा, यही उसका N फैक्टर कहलाता है। तो अगर आपसे N फैक्टर NaOH का पूछ ले तो आप बोलोगे कितना, 1, क्योंकि सर एक ही तो OH डोनेट कर रहा है। अगर आपसे BaOH होल ट्वाइस का पूछ ले तो आप बोलोगे N फैक्टर कितना है, 2 है, क्योंकि 2 OH नेगेटिव आयन जो है वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। लेकिन एक यहां पर और मजेदार एग्जांपल है बेटा, देखें, अगर आपसे पूछ ले NH3, तो ये NH3 जो है वो भी क्या रखता है, बेसिक कैरेक्टर रखता है। लेकिन सर OH की बात हो रही थी, इसके पास तो ऑक्सीजन दिख ही नहीं रहा है कहीं से कहीं तक, तो ये OH तो डोनेट नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है,
बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी ये जो कैरेक्टर शो करता है वो कौन सा शो करता है बेटा? ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है। NH3 जो है वो कौन सा कैरेक्टर शो करता है? तो बेसिक कैरेक्टर शो करता है। अब देखिए कैसे रिएक्शन होती होगी। तो जब आप इस अमोनिया को NH3 को किस में साथ रिएक्ट में देखें, इसको वाटर के साथ, ठीक है। तो हमें पता है नाइट्रोजन के पास में क्या है बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और अगर इसको मैं ब्रेक करूंगा, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये H पॉजिटिव में टूटेगा और OH जो है वो किस में टूटेगा? नेगेटिव में। अब ये लोन पेयर अपना डोनेट करता है किसको? H प्लस को। तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा जी किसमें? NH4 पॉजिटिव में, प्लस क्या मिलता है आपको? OH नेगेटिव। इस तरह से, है ना। तो जब आप इसको वाटर में डिसोल्व करोगे तो फिर दिख रहा है हमें क्या है? तो ये एक OH नेगेटिव को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। चलिए, तो अगर आपसे पूछ ले अमोनिया का N फैक्टर कितना है, तो क्या बोलेंगे? N फैक्टर जो है वो अमोनिया का कितना होता है बेटा? 1 होता है, ठीक है। चलिए, तो ये एसिड और बेस के लिए N फैक्टर निकाल लिया। क्या और भी किसी की जरूरत पड़ेगी क्या? बहुत से के लिए निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा बेटा? थर्ड वाला। तो अगर हमें N फैक्टर निकालना है किसके लिए? 4 आयंस, है ना। कोई भी आयन से पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो है उनके लिए अगर हमें क्या निकालना हो? N फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो आयंस के लिए तो क्या देख लो आप कि उन पर कितना चार्ज प्रेजेंट है। चार्ज ऑन आयंस, उन आयंस पे जो चार्ज है वही किसके रिप्रेजेंट कर देगा बेटा? वही उसका क्या होगा? N फैक्टर होगा, ठीक है। वही क्या हो जाता है? उसका N फैक्टर हो जाता है। देखें, जैसे एग्जांपल्स ले लूं मैं, अगर आप मैं बोल दूं Cu+2 है, Cu+2 के लिए N फैक्टर कितना होगा? अगर मैं आपसे बोल दूं S-2 है, इसके लिए N फैक्टर कितना होगा? अगर मैं बोल दूं SO4-2, इसके लिए N फैक्टर कितना होगा? अगर मैं बोल दूं आपसे Fe+2 में है, इसके लिए N फैक्टर कितना होगा? तो आसानी से दिख रहा होगा आपको कि इस Cu+2 पे चार्ज कितना दिख रहा है? +2। इस Fe पे चार्ज कितना दिख रहा है हमें? +2। इस सल्फर पे जो चार्ज है वो दिख रहा है हमें कितना? -2, ठीक है। तो इनके N फैक्टर भी तो ये हो जाएंगे कि Cu+2 के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए N फैक्टर जो है वो कितना है? 2, है ना। या देखा जाए तो आप सभी के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा? N फैक्टर जो है वो 2 ही है ना। यहाँ सल्फर भी हमने लिया तो N फैक्टर कितना हो गया? 2 ही हुआ। अच्छा, अगर बोलता जैसे Cl नेगेटिव के लिए, तो Cl के लिए फिर आप बोल सकते थे कि N फैक्टर जो है वो क्या आ जाएगा सर? इसका N फैक्टर जो है वो क्या आ जाएगा? इसका N फैक्टर आएगा कितना? 1। अगर आपसे बोलता Na+ के लिए कितना N फैक्टर? 1 बोलता। अगर आप बोलते एल्यूमिनियम+3 के लिए कितना N फैक्टर? +3 है, तो 3 आ गया, ठीक है। तो आप N फैक्टर निकाल सकते हैं किसका? आयंस का भी निकाल सकते हैं बेटा जी। किसका निकाल सकते हैं आप? आयंस का भी N फैक्टर निकाल सकते हैं। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट देखते हैं N फैक्टर किसके लिए निकालना चाहें आप? फॉर सॉल्ट। ये मजेदार है थोड़ा सा ना, कि अगर आपको सॉल्ट के लिए क्या निकालना पड़े? N फैक्टर, तो कैसे निकालोगे? देखिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपके पास में इस तरह का कंपाउंड है, ध्यान रखें सॉल्ट जो एसिड और बेस से मिलकर बने होंगे ना, तो एल्यूमिनियम और सल्फेट वाला बनाए। तो एक एल्यूमिनियम है और एक जो है वो क्या है बेटा? SO4-2 वाली स्पीशीज है। बताएं, SO4-2 वाली। तो एल्यूमिनियम अगर आपके पास 2 हो तो SO4 कितने होंगे? 2, 3। ये हुआ, है ना। अच्छा नहीं लग रहा। देखे क्या बोल रहे हैं हम? Al2SO4 जो है वो बेटा जी कितने हैं? 3 है। यही बोल सकते हैं। अब इनमें देखें तो आप क्या करो? इनमें ब्रेक करके देखो, ध्यान दो, ब्रेक करके। जब आप इसमें ब्रेक करोगे तो क्या होगा? या तो केटायन होगा या एनायन होगा। ब्रेक करेंगे हम तो या तो क्या होगा बेटा? केटायन होगा या फिर क्या होगा इसका? एनायन। आप किसी एक को ऑब्जर्व करें जो आपको इजीली ऑब्जर्व हो रहा हो, ठीक है। आप किसी क्या करो बेटा? किसी एक को ही ऑब्जर्व करें जो इसको आप इजीली कैच कर सके कि उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है या उसमें कितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। आप एक ही को कंसीडर करो ना। देखो फिर भी मैं तोड़ रहा हूं यहाँ पे, तो ब्रेक कर रहा हूं दोनों को। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एक तो एल्यूमिनियम केटायन के फॉर्म में और एक SO4-2 के फॉर्म में। यानी कि इसी का एक एनायन वर्जन मिल गया और इसी का एक केटायन वर्जन मिल गया।
तो एल्यूमिनियम +3 है और SO4 जो है वो क्या हो गया -2 हो गया। लेकिन सर SO4 -2 सिर्फ एक नहीं है, कितने हैं सर? ये 3 है। और एल्यूमिनियम +3 सिर्फ एक नहीं सर, कितने हैं? 2 है। इसका मतलब ये जो 3 दिख रहा है ये तो इन फैक्टर एक ही का आ जाता, लेकिन हमारे पास एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 है। तो आप टोटल क्या करो, 2 × 3 करो। सर यहाँ क्या करूं फिर मैं, एक SO4 पे -2 चार्ज दिख रहा है तो 2, एक SO4 पे -2 चार्ज दिख रहा है तो क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 × टोटल कितने हैं? ये 3 है। तो यहाँ पे भी आ गया बेटा कितना? 6। और यहाँ पे भी किया था हमने, कितना था ये? 3। 3 × कितना हो गया बेटा? 2। तो ये भी कितना आ गया है? 6। तो आप चाहें तो केटायन से कैलकुलेट करें, आप चाहे तो एनायन से कैलकुलेट करें। आप चाहे तो किससे कैलकुलेट करें बेटा जी? केटायन से। या आप चाहे तो कैलकुलेट करें किससे? एनायन से। दोनों ही केस में एन फैक्टर जो है वो कितना है? 6 है। दोनों ही केस में एन फैक्टर जो है वो कितना? 6 है। मतलब क्या देखूंगा मैं? टोटल चार्ज देखूंगा। टोटल क्या देखूंगा बेटा मैं? चार्ज। टोटल चार्ज ऑन एनायन। और ये ध्यान रखने वाली चीजें है ना कि सर 6 इसका भी हो गया और 6 इसका भी हो गया, तो क्या टोटल इसका इन फैक्टर 12 हो गया क्या? नहीं। टोटल चार्ज ऑन एनायन और केटायन, या तो आप चार्ज देख लो किस पे? एनायन पे, या फिर आप चार्ज देखें किस पे बेटा? केटायन पे। टोटल चार्ज आप या तो कंसीडर करें किस में? एनायन में, या फिर किस में हो? ऑब्जर्व करना है आपको केटायन में। और लिख रहा हूं, ठीक है? क्या लिख रहा हूं बेटा यहाँ पर? और लिख रहा हूं। तो या तो आप केटायन को कंसीडर करो, या फिर आप किसको कंसीडर करके चलो? एनायन को कंसीडर देखो, ठीक है? तो या तो केटायनिक पार्ट कंसीडर करो, या फिर क्या कर दो आप? एनायनिक पार्ट। दोनों में से कोई एक जो आपको इजीली ऑब्जर्व हो जाए, वही कह रहा हूं मैं पहले से, है? जो आपको क्या हो जाए बेटा? इजीली ऑब्जर्व हो जाए। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है भाई। और ये एग्जाम्पल आप ही के लिए है, ठीक है? आप ही को सॉल्व करना है। देखें, Na3PO4 है, Na3PO4 बताएं। K2SO4 है, ठीक है? सोल्व कर लिया होगा मेरे ख्याल से। चलिए देखते हैं। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें पता है Na जो है वो किस में टूटेगा? प्लस में। आप प्लस वाले को इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे ना। जैसे पॉली एटॉमिक एनायन है तो फिर दिक्कत है आपके पास में कि सर इन पे चार्ज जो है वो कितना होता है। तो अभी हमने देखा होगा H3PO4, उसको तोड़ूंगा मैं तो 3H+ जाएंगे तो इस पर -3 आएगा ना। तो अब ये 3 है, तो ऐसे आपको Na जो है वो कितने मिलेंगे बेटा? 3। और इस पे एक ही पर 3 आ गया, मतलब आप इसका एन फैक्टर बोलोगे कितना? 3। या तो आप केटायन ऑब्जर्व करें, या फिर क्या करें बेटा? एनायन को ऑब्जर्व करें। चलिए, K2 है तो K+ में मिलेगा, है ना? K2 है तो क्या मिलेगा आपको? K+ में मिलेगा। और SO4 जो है वो क्या चार्ज रखेगा? -2 रखेगा, ठीक है? तो ये कितने मिलेंगे आपको? 2। मतलब आप बोल सकते हैं कि इसके लिए एन फैक्टर जो है वो कितना आ जाएगा आपका? तो 2 आ जाएगा, ठीक है? इसके लिए एन फैक्टर जो है वो कितना आ रहा है बेटा? 2। अगर 2 आ रहा है मतलब आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। चलिए और देखते हैं कुछ क्या और भी कैलकुलेट हो सकती है। वैसे तो रेडॉक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में आएगा ही सही, बट यहाँ पे चूंकि अपन शॉर्ट में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में बात कर ही लेते हैं, ठीक है? तो 1 2 3 4 अगर आपको क्या निकालना हो? एन फैक्टर। किसके लिए निकालना हो? फॉर हाफ रिएक्शंस। एन फैक्टर फॉर हाफ रिएक्शन। अब ये हाफ रिएक्शंस क्या होती है ना? फुल रिएक्शंस क्या होती है? तो एक और होता है जिसमें हम देखेंगे एन फैक्टर किसके लिए निकालेंगे बेटा? ये फॉर फुल रिएक्शन। एन फैक्टर फॉर फुल रिएक्शंस, एन फैक्टर फॉर हाफ रिएक्शंस। चल देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कभी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या देखें, कोई भी रिएक्शन हाफ रिएक्शन मतलब या तो ऑक्सीडेशन होगा उस पे या फिर रिडक्शन होगा ना।
और फुल रिएक्शन जिनमें दोनों चीजें हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। हाफ रिएक्शन या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे होंगे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे होंगे, दोनों में से कोई एक ही चीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं या दोनों ही चीजें हो रही है तो भी तो वही बात हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। हाँ, इस तरह की रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, बस वही तो हमारा एन फैक्टर हो जाएगा कि अगर आप किसी हाफ रिएक्शंस के लिए एन फैक्टर निकालना चाह रहे हैं तो आप उसमें क्या देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या देख लें आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या हो रहे हो, ट्रांसफर हो रहे हो, किसके अकॉर्डिंग देखना है ये, ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, ट्रांसफर देखना है आपको अकॉर्डिंग टू रिएक्शंस देखना है ना। देखो सिंपल सा एग्जांपल देखें, अगर मैं बोल रहा हूं एक रिएक्शन हो रही है Fe और Fe से कन्वर्ट हो रहा है ये Fe+2 में, ठीक है, मल्टीप्लाई लिख रहा हूं Fe+2 में, और इसने क्या करे होंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो अब अगर मैं आपसे पूछता कि इसका एन फैक्टर कितना है तो आप कितना बोलोगे। सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो 2 इलेक्ट्रॉन का दिख रहा है, पहले Fe था और फिर बाद में Fe+2 हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तो सर इसके लिए एन फैक्टर जो है वो कितना आ जाएगा, 2। लेकिन अगर आपको मैं ऐसा बोल देता कि Fe+2 है और ये +2 से कन्वर्ट हो गया है किसमें, Fe+3 में कन्वर्ट हो गया, तब आप बोलोगे कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने दिख रहे हैं, पहले तो +2 में था, बाद में किस में आ गया बेटा, +3 में। पहले किस में था, +2 में, बाद में किस में आया है ये, +3 में। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, 1, यानी कि इसके लिए एन फैक्टर जो है वो कितना हो गया, तो 1 हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शंस के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उस रिएक्शंस का एन फैक्टर बोल देते हैं, ठीक है। ऐसा ही अगर आप इसमें भी देखें तो भी वही है, ठीक है ना। अब इसमें भी अगर हाफ रिएक्शन या फुल रिएक्शन चल रहा हो, ठीक है, तो इसमें भी डेफिनेशन के हिसाब से या एन फैक्टर तो आप वही डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हो बेटा, ट्रांसफर हो रहे हो, किसके में, जब आपको रिएक्शंस देख के समझ में आ जाए, ठीक है, जो आपको इलेक्ट्रॉन या रिएक्शंस देख के समझ में आ जाए। देखो तो अगर मैं बोलूं रिएक्शंस हो रही है हमारे पास में, ये Zn है और इस Zn की रिएक्शंस करा रहा हूं मैं किसके साथ में, AgCl के साथ, ठीक है, और ये बना रहा है क्या बेटा, ZnCl2 प्लस 2Ag फॉर्मेशन कर रहा है। बताएं इस रिएक्शंस में क्या चेंज आ रहा होगा या कितना एन फैक्टर हो सकता है। तो आप बोलोगे जिंक में सर पहले 0 था, अब ये Zn जो है वो किस में आ गया है, +2 में, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आया है बेटा, चेंज। तो पहले किस में था, 0, 0 से गया +2 में, ठीक है, मतलब +2 में आ रहा है, मतलब ऐसी जैसा हो रहा है जैसे Fe से Fe+2 में आ रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए होंगे, हाँ, तो ये कन्वर्ट होने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, ठीक है। अब देखो Ag से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ag में, Ag से कन्वर्ट हो रहा है बेटा ये किसमें, Ag में। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि Ag जो है वो +1 में, लेकिन यहाँ पे आके कितना हो गया, 0, तो यहाँ पे 2 Ag थे, तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 Ag। तो जब एक से कन्वर्जन एक का है तो 2 से कन्वर्जन कितने का होगा, बोलो भाई, जब एक से कन्वर्जन एक का है तो 2 से कन्वर्जन भी कितने का होगा, 2 का, मतलब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का ही लॉजिक चल रहा है, मतलब ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको वो कितने ट्रांसफर होते हुए दिख रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते होंगे, दिख रहे होंगे आपको, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हुए दिख रहे हैं। तो एन फैक्टर कितना लिखूंगा मैं, एन फैक्टर लिखूंगा मैं कितना बेटा, यहाँ पर 2। देखो और इजी करता हूं मैं, एक अगर हम बोल रहे हैं Ba की रिएक्शंस करवाए हम किसके साथ में, Ca+2 के साथ, और ये रिएक्शंस हुई और रिएक्शंस होके क्या बन गया, ये बना Ba जो है वो किसमें है, +2 में, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, Ca में। अब बताओ ऐसा कब हो रहा होगा, तो भैया जी जब Ba जो होगा उसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो Ca ने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तो जो चार्ज था वो खत्म हो गया, जो चार्ज था वो क्या हो गया बेटा,
खत्म हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है वो कितना दिखेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है वो कितना दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर भी एन फैक्टर जो है वो कितना आ जाता है, तो 2 आ जाता है। ठीक है, कितना आ जाता है बेटा, 2 आ जाता है। ठीक है, चलिए तो ये इक्विवेलेंट वेट। बाकी फिर रेडॉक्स रिएक्शंस में रेडॉक्स का वहीं पे डिस्कस होगा तो ही समझ में आएगा, या वो बहुत अच्छा भी होगा ना। बाकी इस चैप्टर में सब बेसिक के नाम पर सब कुछ दे रखा है तो अपन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, जब इतना पढ़ ही लिया है तो बिना क्वेश्चंस के मतलब ही नहीं है पढ़ने का ना, मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे तो फिर क्या ही मतलब है। चलो, तो 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं सिंपल से, आप फटाफट कैलकुलेट करके बता दीजिए कि इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछ लिया जाए अगर SO4 - 2 का, ठीक है, आप ही को करना है माय डियर। और इक्विवेलेंट वेट पूछ लिया जाए आपसे NaOH का, ठीक है, आप ही को करना है। तीसरा आपसे पूछ ले इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2SO4। चौथा आपसे पूछ ले इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। बताइए भैया जी, बहुत ही फास्ट, फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए, विद इन सेकेंड यू कैन गिव द आंसर। ओके, चलो सॉल्व कर लिया होगा मेरे ख्याल से। तो देखिए क्या होता होगा। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, इक्विवेलेंट वेट के लिए जरूरत पड़ेगी किसकी बेटा, इक्विवेलेंट वेट के लिए जरूरत पड़ेगी किसकी, इक्विवेलेंट वेट के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मोलिकुलर मास की या आयंस के मास की या एटॉमिक की मास की, सभी की। और फिर हम उसमें क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एन फैक्टर, एन फैक्टर से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। चलिए, तो इक्विवेलेंट वेट इसके लिए कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट, एन फैक्टर दिख रहा है। अगर हमें कौन सी स्पीशीज हो, चार्ज स्पीशीज हो, ठीक है, चार्ज स्पीशीज हो गया। हाँ, तो कितना हो जाएगा, ये 98H2SO4 का होता है। 2 हाइड्रोजन है तो हटा दूं मैं, तो 2 हाइड्रोजन हटा दूं तो कितना हो जाएगा 96, यानी कि ये हो गया 96 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा 2, तो ये आ गया आपका 4 और 8, 48 आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट किसका, SO4 - 2। चलिए, NaOH का है ना, मोलर मास या मोलिकुलर मास मुझे नहीं लगता कि निकालना कोई कठिन है। 23, 16 और 1, ये हो गया कितना बेटा 40। और ये भी आपको पता है कि NaOH जो है वो कितने OH डोनेट करता है, एक ही डोनेट करता है, मतलब डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1। अच्छा, इसका मतलब अगर n फैक्टर 1 है तो उसका इक्विवेलेंट वेट ही मोलिकुलर वेट के बराबर है, या मोलिकुलर वेट ही इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगर आप देखें इक्विवेलेंट वेट किसके लिए, Na2SO4 के लिए। 2 सोडियम है, 2 जो है वो क्या है बेटा यहाँ पर सोडियम है, तो इसका अगर आप निकालोगे तो 2 इंटू कितना हो गया 23 प्लस SO4 का निकाला था हमने 32, 98 आया था ना ये, ठीक है। ओवरऑल अगर आप इसको सम कर लो तो 142 के करीब आएगा। कितना आ जाएगा बेटा जी, 142 के करीब आएगा ना। चलो भाई, 142 कितने से डिवाइड करो, क्वेश्चन तो यही है, मेन जो है वो एन फैक्टर ही है, क्योंकि बाकी तो आप आसानी से निकाल ही सकते। तो 142, तो हमें एनायन में देखना है या फिर केटायन में देखना है, तो हमें केटायन में इजीली हो रहा है, Na प्लस है, Na प्लस है तो +1 में टूटेगा ये, और कितने हैं टोटल, 2 Na है ना। कितने हैं टोटल बेटा, 2 Na है, तो यहाँ से आपको 2 Na प्लस मिल रहा है, मतलब आप डिवाइड कर दें कितने से, 2 से, तो ये आ गया इसका एन फैक्टर कितना, अरे कितना आ गया है एन फैक्टर, 71 आ चुका है। चलिए, नेक्स्ट देखें इक्विवेलेंट वेट किसके लिए निकाले हम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 के लिए, ठीक है। तो मोलिकुलर मास अभी निकाला था हमने इसका, तो शायद ये क्वेश्चंस कर भी चुके हम ना। 98 डिवाइडेड बाय कितना था बेटा 2, कितना आ रहा है इक्वल इसमें 49 के करीब आता है। चलिए, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए एन फैक्टर का डिस्कशन हमने अभी यहाँ पर नहीं किया है, क्योंकि डिटेल में वो वहीं पर समझ में इजीली आएगा, ठीक है। चलिए, तो इक्विवेलेंट वेट में इतना ही, बाकी इसमें बहुत सारी मेथड्स हैं, लेकिन वो नीट लेवल में हमसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हुआ तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपके लिए कोई काम का या इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है।
इक्विवेलेंट वेट अलग अलग चैप्टर में बहुत जगह पर हर चीजें यूज होगी, या बेसिकली मोल कंसेप्ट जो है वो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा 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 यूज होते रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।